नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम अध्याय चैप्टर हमारा जो दूसरा है उस पर बात कर रहे हैं। मूल अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने कुछ अधिकारों पर है वो चर्चा कर ली थी। मोटे मोटे तौर पर हमने कहा मूल अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में आप लोग यानी नागरिकों को, हम लोगों को हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली प्रोविजन है वो दिए गए। तो मूल अधिकार हमें दिए गए। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने हेतु कुछ अधिकार जो बुनियाद हैं, आवश्यक हैं, वो आपके मूल अधिकार हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार है, आपको भोजन का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति है वो भूखे पेट नहीं सोए, आपको है आवास की सुविधा मिले, तो ये मूल अधिकार तय किए गए। मैंने आपको ये बताया था कि भाग 3 में है वो इनका उल्लेख है। थोड़ा इसको मैं समराइज करके फिर टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा। भाग 3 में उल्लेखित है अनुच्छेद आपका है समानता से ये शुरू हो रहा है। समानता यानी अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार कौन सा है, 32। कितने मूल अधिकार हैं? मूल जो संविधान जिस समय लिखा गया था बच्चों, उस समय 7 थे। जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय 7 थे। लेकिन मैं पूछूंगा कि वर्तमान में कितने हैं, तो आप सभी का जवाब होगा कि सर कितने हैं, 6। कौन सा हटा दिया मैं कहूँगा यदि, तो आप कहोगे कि साहब संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया। कब? 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। 1978 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है और उसने संपत्ति के अधिकार को संविधान में एक संशोधन किया, 44वां, और उसको है वो हटा दिया गया। ठीक है। फिर हमने देखा था नीति निर्देशक तत्वों की बात की थी, यानी राज्य के लिए कुछ ऐसे हैं वो संविधान में हमारे प्रावधान किए गए हैं कि राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो ये जो निर्देश है, ये जो कानूनी प्रावधान होंगे, इन्हीं के द्वारा ये निर्देशित करेंगे। राज्य इनको देखते हुए क्या करेगा, नागरिकों के लिए अधिकार है वो लागू करने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ पर है, ये भाग 4 में दिए हुए। और अनुच्छेद है आपका 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है वो उल्लेख है। फिर हमने देखा था मूल कर्तव्यों की है वो बात। किसकी बात की थी? मूल कर्तव्य। ये मूल आपके कर्तव्य आ गए। मूल कर्तव्य कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 क में है। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां था। और कितने थे उस समय जोड़े गए? 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। यानी आपको मूल अधिकारों के बदले में हमने क्या किया, कर्तव्यों की है वो अपेक्षा की। फिर हमने आपको है एक मानवाधिकार आयोग का भी है वो देख लिया था। अब हम देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है वो बिंदु रहे इस क्लास के, उन चीज़ों को आप देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण बिंदु आपके हो जाएंगे कि 1928 में, कब है ये, भारत की आज़ादी से पहले की समय अवधि है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की क्या की थी, मांग उठाई थी। और ये अंग्रेज सरकार से मांग की थी। किससे की थी? अंग्रेज सरकार से। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमने इस क्लास के दौरान है वो पढ़े थे कि मोतीलाल नेहरू समिति एक गठित हुई और उस समिति ने 1978 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि नागरिकों के लिए क्या है, अधिकार दिया जाए। यानी जो अप्रत्यक्ष रीति से मूल अधिकारों की बात है वो पहली बार कौन कर रहा है? पहली बार मोतीलाल नेहरू समिति है, उसने बात की थी कि नागरिकों के लिए क्या हो, जो मूल अधिकार हो। अधिकारों का घोषणा पत्र वही मूल अधिकार है, इस बात में आप कंफ्यूज मत हुई। ठीक है। एक इसमें आपका जो बिंदु दिया हुआ है 1976 के अंतर्गत 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया और क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए बच्चों? मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने हैं? मैंने अभी बताया 10 हैं वो मूल रूप से थे और वर्तमान में है वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। कब किया? 2000 के अंतर्गत। आप इसको यदि गठन को देखोगे तो मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 90 और 93 में हुआ था, यानी 1993 के अंतर्गत इसका गठन होता है। लेकिन वर्ष 2000 है बच्चों, तो
तो वर्ष 2000 में क्या किया था, मानवाधिकार आयोग ने कार्य शुरू किया था। क्या किया था, कार्य है वो शुरू किया। इसलिए क्या है यहां पर क्या आ जाएगा कि सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। इस बात का आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 1993 में हुआ और कार्य प्रारंभ करता है सन 2000 में। इसलिए इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेना। फिर कहा गया है कि 1978 में 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई उस समय थे, वो प्रधानमंत्री थे। कौन थे, मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता दल की। और इसने क्या किया, इसने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया, हटा दिया या इसको समाप्त कर दिया गया। कब, 1978 में। और कौन सा संशोधन था, 44वां। इस बात का आप ध्यान रखें। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे क्या कर दिया गया, सामान्य अधिकार है वो बना दिया गया, लीगली एक्ट है वो बना दिया गया। एक बात इसमें लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका, किसका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 को है वो लागू किया गया। नया संविधान है वो कब होता है, 1996 में लागू किया। और कौन है, नेल्सन मंडेला करके, नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला है वो अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। और उनकी पुस्तक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए क्या है, मंडेला की पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम क्या है, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। यानी अफ्रीका के अंतर्गत एक लंबी लड़ाई है वो लड़ी गई 1948 में। मैंने बताया था कि अफ्रीका में किस तरीके से रंग भेद की नीति अपनाई गई थी और लोगों को अलग अलग रंग रूप के आधार पर हैं उनको सुविधाएं फैसिलिटी दी गई और उनके आधार पर एक लंबा आंदोलन चला। फलत अश्वेत एक बहुत बड़े लीडर हुए नेल्सन मंडेला, जो गांधीवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इन्होंने वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया, लोकतंत्र की स्थापना हुई और दक्षिण अफ्रीका में है वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाकर है लागू किया गया। तो ये 1996 में। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति प्रथम बनते हैं कौन, अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बनते हैं। और तकरीबन ये 27-28 साल तक है वो लंबी समय अवधि में इनको जेल के अंतर्गत डाला गया था। यानी इतनी बड़ी है वो इस व्यक्ति ने स्वतंत्रता हेतु लड़ाई लड़ी। और रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो दिसंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका में संविधान लागू किया और इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकारें हटाई गई और दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। मंडेला के नेतृत्व में लोकतंत्र वहां पर क्या हुआ, बहाल हुआ, लोकतंत्र बहाल हुआ। अनुच्छेद 1 दिया हुआ है, अनुच्छेद 16 के भाग 4 में वो नियुक्तियों के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी में जो किस तरीके से नियुक्तियां दी जाएगी, उनकी पदोन्नति की जाएगी, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। वो आर्टिकल संविधान का जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 के भाग 4 में कहा गया। क्या कह रही है इसकी जो शब्दावली कह रही है कि अनुच्छेद 16 के भाग 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में
जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, यानी किसी भी तरह की नियुक्तियों में क्या है, बाधा डालने की काम नहीं करेगी, अर्थात आरक्षण की क्या करेगी बच्चों, व्यवस्था करेगी। क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। तो इसका साधारण जो शब्दावली होगी वो आप इसको ये लिखोगे कि अनुच्छेद 16 के भाग 4 के तहत पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नियुक्तियां या पदों में आरक्षण दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा नागरिकों को है, वो पदोन्नतियां होगी, यानी कोई एक जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है वो सेकंड ग्रेड में पदोन्नत हो गया तो उसमें उनको रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो आर्टिकल 16 के भाग 4 में। एक अन्य आर्टिकल आपको बताया गया, ये प्रॉपर और स्पेशल आर्टिकल है, इसलिए आपको 1-2 नंबर में है प्रॉपर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 16 के 4 का प्रावधान बताइए। यह आपसे पूछा गया कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के कौन से अनुच्छेद में, वो आपको पूछा जा सकता है, या इस तरीके से इसको पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 21 के बारे में आप क्या जानते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को है वो उसको जीवन जीने और अच्छी तरीके से स्वस्थ जीवन जिए, तो उसके लिए कौन सा है, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता होगी और राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि व्यक्ति गरिमापूर्ण है वो जीवन जी सके, अच्छे तरीके से वो जीवन जी सके। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब क्या है, कोई व्यक्ति ने कुछ गलत करते किया तो अनुच्छेद 21 कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रॉपर कानून में जो उल्लेख किया गया है उसके तहत पूरी प्रक्रिया अपना करें, फिर उस व्यक्ति को क्या है, उसके जीवन या प्राण से दंड उसको दिया जा सकता है। यानी कभी किसी को फांसी यदि दी जाती है तो उस समय है वो अनुच्छेद 21 है वो विशेष तौर पर रक्षा करने का काम कर रहा है। फांसी की जो सजा होती है ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 21 में कहा है फांसी आप किसी को दे रहे हो तो आप तब दो जब विधि द्वारा आपने स्थापित प्रक्रिया का पालन किया। किसका, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही आप किसी व्यक्ति को जिसने जो कृत्य किया है उसको फांसी दे सकते हैं, अन्यथा उसको फांसी देने का आपको अधिकार नहीं है। तो उस अधिकार की रक्षा कौन सा कर रहा है अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 21 कर रहा है। कौन सा कर रहे हैं, अनुच्छेद 21। फांसी की सजा दी जा रहा है तो क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के सबसे महत्व अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यदि स्वतंत्रता के अधिकारों में पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कौन सा है, आर्टिकल 21 में किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। फिर प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का क्या है, एक हथियार है। निवारक नजरबंदी यानी क्या करे, किसी भी व्यक्ति को सरकार ने वो पकड़कर जेल की सलाखों में डाल दिया, अब उसकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, कितने समय के लिए, किसी भी व्यक्ति को उसमें कहा है कि निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम 3 माह तक किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, जेल में रख सकते हो। उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य है तो आप रख सकते हो। असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व का मतलब हुआ कुछ लोग जो समाज में शांति व्यवस्था को है समाप्त करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, या तो लड़ाई दंगे फसाद कर रहे हैं, या किसी भी तरह की मारपीट कर रहे हैं, या हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, या फिर देश की रक्षा के विरुद्ध, देश की जो अखंडता है उसके विरोध में कोई तत्व काम कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी हैं। जैसे कौन है, आतंकवादी हैं।
तो इन आतंकवादियों के हेतु सरकार क्या कर सकती है, निवारक नजरबंदी का काम कर सकती है। तो आतंकवादी हैं आपके, आतंकवादी हैं देश को लिए, आप देश की अखंडता को खतरा कर रहे, या फिर नक्सलवादी हैं, या फिर आप समाज में हिंसा फैला रहे, क्या कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। तो क्या है, सरकार आपको निवारक नज़रबंदी के तहत क्या करेगी, आपको बंद कर देगी, या तो आपके घर में आपको, निवारक नज़रबंद का मतलब हुआ कि आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एकांत पे बंद कर दिया जाएगा, कोई आपकी सुनवाई नहीं, बस अर्थ आपको जीवित रखा जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा। तो ये क्या, ये एक सरकार को हथियार के तौर पे दे रहा है कि आप असामाजिक तत्व जो समाज में शांति भंग कर रहे हैं और जो देश की अखंडता के लिए खतरा है, उन लोगों से आपको सुरक्षा दे रहा है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी प्राप्त सुरक्षा मिले, किसके तहत, इसी निवारक नजरबंदी के तहत। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान किया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है लेकिन फिर भी उसकी प्राप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसके तहत हैं वो, उनको स्वतंत्रता है कुछ एक कि व्यक्ति को किसी भी तरह से विधि की जो प्रक्रिया है उसके बिना उनको दंड नहीं दिया जा सकता। आगे आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में रोकने से रोका जाएगा। अब आपकी उम्र का कोई बच्चा है जिसकी 14 साल है या 14 साल से कम उम्र है, तो वो क्या है, कारखानों में है, वो काम नहीं कर सकता। कैसे, खतरनाक कारखानों में। और इसके लिए कौन सा अधिकार है, इसके लिए आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। और अनुच्छेद कौन सा है आपका, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, वो आपको अधिकार दे रहा है कि किसी भी को, बच्चों को कारखानों के अंतर्गत क्या है, कार्य नहीं करवाए जाए। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे आपके अभ्यास प्रश्न उत्तर आगे, यानी आपने मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी गई, कौन कौन सी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझी कि आपके हैं वो जेहन के अंतर्गत मूल अधिकार है, वो चीज़ समझी। क्या कह रहा है इस बात को देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताइए कि ये सही है या गलत है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, अभ्यास प्रश्न है, आपने संपूर्ण जो कंप्लीट अध्याय किया उसके बाद में दिए गए, क्या ये कथन सत्य हैं। यदि आपको मूल अधिकार अच्छे तरीके से समझ में आए तो आप कहोगे बिल्कुल सत्य। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है एक कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन होता है। कोई अधिकार पत्र है, देखो मैंने कहा था अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र है। उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए कुछ अधिकार हैं, वो सरकार सूचीबद्ध करेगी और उन अधिकारों को सुरक्षित करेगी, उन अधिकारों को लागू करेगी। कौन कह रहा है, ये अधिकारों का घोषणा पत्र कह रहा है। तो इस घोषणा पत्र के मुताबिक तो है कि जो सरकार है वह अधिकार पत्र में किसी देश की जो भी सरकार अपने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी करेगी उसमें जनता के लिए जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका वर्णन करेगी। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है कि जहां पर अधिकारों की घोषणा पत्र होगा उस अधिकारों में जनता के अधिकारों की क्या है, जनता के अधिकारों का क्या होगा बच्चों, वर्णन होगा। जनता के अधिकारों का वर्णन होगा। और ये कथन क्या है, ये पूर्णतया सत्य है। क्या है ये, पूर्णतया सत्य। आगे बढ़िए क्या करें, तो ये आपका कथन पूर्णतया सत्य है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को अधिकारों का वर्णन होता है, किसी जनता को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनका वर्णन होगा, इसलिए कथन क्या है, सत्य। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। किसकी रक्षा कर रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बात वही वापस आ गई कि जो अधिकार पत्र है, आप देखोगे कि जो अधिकारों का घोषणा पत्र हमने लाया उसमें क्या व्यवस्था हो रही है, उसमें व्यवस्था मूल अधिकार की करी। अधिकारों का घोषणा पत्र का आशय यही हुआ कि व्यक्ति के लिए मूल अधिकार है वो सूचीबद्ध करेंगे। क्या किया हमने, मूल अधिकार सूचीबद्ध किया, मूल अधिकार सूचीबद्ध किए गए। ठीक है, मूल अधिकार सूचीबद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरोध का और सारे के सारे अधिकारों को हम क्या करेंगे, उल्लेखित करेंगे। क्या करेंगे, उल्लेखित करेंगे। समानता, स्वतंत्रता आ जाएगा आपका,
शोषण के विरुद्ध है, अन्य सारे के सारे अधिकार। तो जो अधिकारों का घोषणा पत्र होगा उसमें मूल अधिकारों का है वो क्या होगा, उल्लेख होगा। और जब मूल अधिकारों का होगा तो सामान्य बात है कि स्वतंत्रता का भी अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है, तो उसका भी उल्लेख होगा, तो उस अधिकार की भी क्या है, रक्षा की बात की। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट ख है वह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, पूर्णतया सही है। यानी अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख होता है और मूल अधिकार में स्वतंत्रता क्या है, एक मूल अधिकार है, इसलिए इसकी भी रक्षा करने का काम कौन करेगा, अधिकार पत्र करेगा। अगला स्टेटमेंट क्या रहा है कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र है। क्या ये कथ्य सत्य है? ये कथन आंशिक सत्य है। कैसा है, आंशिक सत्य है। क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं। क्यों नहीं, कारण सुन लीजिए उसका। कारण ये कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र हो ये उचित नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार पत्र वहां पर होंगे जिन देशों के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार है। जब वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर तानाशाही व्यवस्था है, तो क्या अधिकारों के घोषणा पत्र की उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्या है, घोषणा उसकी अपेक्षा है वो नहीं की जा सकती। तो अधिकारों की जो विश्व के हर देश में नहीं की जाएगी, बल्कि विश्व के लोकतांत्रिक देशों में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में अधिकार पत्र होते हैं। विश्व के जो लोकतंत्र है वहां पर होंगे, हर देश में नहीं होंगे। हर देश में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ देशों के अंतर्गत क्या है, कुछ देशों में राजतंत्र है, कुछ देशों में है वो तानाशाही जैसी व्यवस्था। एक व्यक्ति बैठा है तानाशाह बनकर, वापस कभी चुनाव करवा ही नहीं रहा है, वो तानाशाह है, पूर्णतः शासन कर रहा है। जैसे आप उत्तरी कोरिया को देखोगे, किम जोंग करके व्यक्ति है, वो उत्तरी कोरिया का तानाशाह कर बन के बैठा है। तो क्या वहां पर अधिकार पत्र की पॉसिबिलिटी है? नहीं। कुछ एक ऐसे राजतंत्र है, तो उन राजतंत्रों के अंतर्गत भी अधिकारों का घोषणा पत्र है वो नहीं होंगे। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको यदि सामान्य पूछा जाएगा, आप कहोगे कि साहब विश्व के हर देश में अधिकार पत्र नहीं है, बल्कि विश्व के जो लोकतांत्रिक देश है, जिन देशों में लोकतंत्र है, उन देशों के अंतर्गत नागरिक अधिकार पत्र होंगे। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है आप, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्ण, यानी कौन सा मौलिक अधिकारों के बारे में सत्य है। मौलिक अधिकार किसे कहेंगे वह आपको देखना। क्या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, समस्त अधिकार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अधिकार आप देखोगे तो दो तरह के, एक तो कानूनी अधिकार होंगे, एक होंगे मूल। तो क्या कानूनी अधिकार भी मौलिक होंगे? नहीं होंगे। इसलिए समस्त अधिकार मौलिक अधिकार हो यह संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, वही बात है। कौन दे रहा है? कानून दे रहा है। जबकि वहां पर क्या है, मूल अधिकार होगा, कौन देगा? संविधान देगा। इस बात का ध्यान रखना, संविधान देगा तो ही होगा, कानून दे रहा तो नहीं होगा। ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। बात आगे, मैंने कहा यहाँ पर संविधान नहीं, यदि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो आपका सत्य हो जाता। जबकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है कि जो संविधान ने हमें अधिकार प्रदान किए हैं और संविधान उनको सुरक्षा का भी प्रावधान कर रहा है। संविधान कह रहा है कि आपके जो मूल अधिकार हैं, आपकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आवास का, भोजन का, किसी भी तरह का आपके अधिकार का हनन हुआ है, आपको यदि है उठाकर जेल की कस्टडी में डाल दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जेल, आप सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हो। यानी अर्थात क्या है, अर्थात मूल अधिकार जो संविधान ने दिए गए और उसको सुरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया कि यदि उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। कहाँ पर जाओगे? न्यायपालिका।
न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना है तो अनुच्छेद 32 के तहत जाओगे, और हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत जाओगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगले स्टेटमेंट को देखिए। अगला कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्या मूल अधिकार कहे जा सकते? नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मूल अधिकार उन्हें कहा जाएगा जिन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। कैसा प्रतिबंध होगा? युक्ति युक्त। अब आप कहोगे साहब ये युक्ति युक्त क्या? एक शब्द है युक्ति युक्त, युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का ऐसा प्रतिबंध है कि आपका अधिकार है कि आप किसी भी तरह का संभाषण करें, आप कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका एक अधिकार है कि आप पढ़ाई करें तो उस समय शांत वातावरण में करें। अब आपके परीक्षा का समय है और उस समय आपको पढ़ाई की सख्त जरूरत है, उस समय आपके पास में जोर जोर से संगीत बज रहा है, गाना बज रहा है, जो भी डांस वगैरह नृत्य चल रहा है, तो क्या कह रहा है वो उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है, वो प्रतिबंध लगाएगा कि भाई हमने माना आपका मूल अधिकार आप संगीत बजाइए, लेकिन आपके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। यदि आपने किसी अन्य के अधिकारों का दुरुपयोग किया तो युक्ति युक्त यानी कुछ सामान्य, कुछ जरूरी, युक्ति युक्त का मतलब है कुछ जरूरी है, वो आप पर पाबंद लगाया जा सकता है। यानी इसमें क्या कहना है, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। तो सबसे सटीक होगा वो होगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित वे अधिकार, जिसे क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़े और मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करें। एक अधिकार आपको दिया, जैसे कोई मूल अधिकार का आप उल्लंघन हुआ तो आप क्या करोगे। कौन से अधिकार का आखिर में है वो उल्लंघन हुआ है कि राष्ट्रीय एयरलाइंस के चालक परिचालक दल कैबिन क्रू के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है और नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनके ऐसी महिला सहकर्मियों को हैं वो दंडित किया गया जिनका वजन है वो बढ़ रहा है। इसमें क्या एक बच्चों एक सामान्य आपको विश्लेषण करना है। क्या करना है कि एयरलाइंस का मामला है और उसमें पुरुष हैं, तो पुरुषों का तो है मानव की वजन है, उसमें बताया गया है कि आप मान लीजिए 70 किलो, और महिला का है वो भी 70 किलो। अब पुरुष का वजन है वो 70 से बढ़कर है 5 हो गया, 75 हो गया, और महिला का है वो 75 हो गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि इस नौकरी में जिनका वजन पुरुषों का ज़्यादा है नौकरी में तरक्की देगी, लेकिन यदि महिला सहकर्मी उनका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको दंडित किया जाए। तो यहाँ पर कौन सा अधिकार प्रभावित हो जाएगा, यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी काम दोनों समान कर रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान व्यवस्था की गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वह महिला क्या कर सकती है, वह कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकती है। इसकी क्या कह रही लैंग्वेज कह रही है कि इसमें महिला के समानता के अधिकार का क्या हुआ बच्चों, उल्लंघन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी में तरक्की दी गई है जबकि समान स्तर की महिला को दंडित किया गया। अतः महिला समानता के अधिकार के तहत, महिला समानता के अधिकार के तहत, समानता के अधिकार के तहत न्याय यानी एससी या एससी कोर्ट में जा सकती है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई। तो इसमें क्या है, सरकारी नीतियों की आलोचना की गई है और सरकार क्या कर रही है, उसको दंडित कर रही है। इसमें कौन सा अधिकार प्रभावित हुआ है, तो इसमें यदि बात किया जा रहा है कि एक जो निर्देशक है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बता रहा है, सरकार की निंदा कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको दिया हुआ क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति को सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। बाकायदा मीडिया को भी अधिकार है कि वे सरकार के ऊपर कार्टून बनाकर वो दर्शाएं। कोई भी नेता किस तरह का काम कर रहा है तो वो कार्टून के द्वारा उस पर प्रदर्शित करता है। और आपकी पुस्तक में आप देखोगे कि जगह जगह कार्टून दिए गए, तो वो कार्टून कैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 19 का प्रयोग करते हुए वो कार्टूनिस्टों ने बनाए, सरकार के ऊपर वो व्यंग्य करने का काम किया। तो ये कह रहा है कि इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है और इसमें निर्देशक को अपने बात को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। अपने को व्यक्त करने का यानी अपने बात को या अभिव्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया हुआ। आगे बढ़िए क्या कह रहा है। एक बड़ी बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकाल रहे हैं। तो कौन सा अनुच्छेद इसमें भी प्रभावित हुआ? इसमें अनुच्छेद 19 है। कौन सा? स्वतंत्रता का। कौन सा? मैंने कहा था कि आप सरकार के विरुद्ध सम्मेलन कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, आप सरकार के विरुद्ध वो हड़ताल कर सकते हो, आप सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हो, आप सरकार के विरुद्ध रैली निकाल सकते हो। तो ये सारी की सारी सिचुएशन यदि हो रही है तो आप आर्टिकल 19 का प्रयोग करके ये काम कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, बांध बनाया जा रहा है जिसके कारण वो हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो उनका जो मूल अधिकार रहने का वो अधिकार प्रभावित हुआ है। इसलिए मूल अधिकार का उपयोग कर अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके विस्थापित लोगों को संगठित होकर रैली निकालने का अधिकार प्राप्त है। तो वे लोग क्या हैं, अपने निश्चित उद्देश्य क्या है कि उनको अपनी जगह से हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वे लोग रैली करके सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपका कि प्रादेश या रिट किसे कहते हैं। मैंने बताया था अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में क्या कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रिटें हैं वो दायर कर सकते हो। तो कितनी भी रिटें हैं और उनका वर्णन कीजिए। बड़ा सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया। तो न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है, और ये निम्न प्रकार के कितने हैं, 5 हैं। सर्वप्रथम आई बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं, और यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोष है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ये प्रथम आपकी रीट आ गई। यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सरकार को आदेश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को आपने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया तो छोड़ दो और कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरा है आपकी रिट है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। जबकि ये परमादेश है वो उस समय कोर्ट जारी करेगा कि जब कोई न्यायालय कोर्ट को लगा कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, जैसे मैं एसडीएम के पद पर कोई काम कर रहा हूँ या कलेक्टर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में है वो सरकार जो कोर्ट आपको आदेश जारी करेगा कि आप कलेक्टर के तौर पर ये कार्य हैं वो नहीं कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति के क्या है मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उसको कोई काम था वो कार्य नहीं हो पाए। अगला तीसरा है हमारा निषेध का। क्या है? निषेध। निषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से रोकेगी, तो निषेध आदेश क्या करेगी? जारी करेगी। यानी जो तीसरे प्रकार की रिट है उसमें निषेध का काम। निषेध यानी क्या करना? मना करना। मैंने निषेध किया आपको, यानी मना किया, आप ये मत करो कार्य। मैंने आपको क्या किया है? निषेध किया, यानी मना करना या रोकना। अब निचली अदालत ने क्या कर दिया? किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, जबकि उसको यह अधिकार नहीं। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा कि आपको हम ये काम करने से रोकते हैं क्योंकि आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। किसके तहत? निषेध के तहत, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। चौथी रिट है हमारी अधिकार परीक्षा।
जब न्यायालय कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गए हैं जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रच्छा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यानी जो चौथे प्रकार की रिट है, इसमें बात यह हुई है, इसको कहा जाता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार क्यूसो वारंटो कहा जाता है लैटिन के अंतर्गत। यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आप हैं वो किसी पद पर हैं, काम कर रहे हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट क्लास के हैं और आप मॉनिटर नहीं है जबकि मॉनिटर के कार्य कर रहे हैं। तब मैंने क्या किया, अधिकार प्रच्छा करके रिट के तहत मैं आपको पूछूंगा कि आप हैं वो किस अधिकार के तहत यहाँ पर कार्य करें। आप मॉनिटर हैं भी नहीं तो आप मॉनिटर का कार्य कैसे कर सकते हैं। तो उसी तरह की है वो हमारे यहाँ पर भी व्यवस्थाएं। कोर्ट आदेश दे सकता है कोई व्यक्ति को, कोई सरकारी अफसर को, कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहे हैं। यदि उसकी जगह कोई अन्य बैठता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा होगा, अधिकार प्रच्छा के तहत रिट दायर की जाएगी। आगे बढ़िए, पांचवी क्या कह रही, उत्प्रेषण रिट। कौन सी है, उत्प्रेषण, कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण के द्वारा उसे ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। यानी जो पांचवें उत्प्रेषण, इसमें कोई निचली अदालत को है वो ऊपरी अदालत आदेश दे सकती है कि आपको ये काम करने का अधिकार नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ऊपरी हमें हस्तांतरित कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को भेज दीजिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की है वो व्यवस्था करता है। न्यायालय के अंतर्गत कोई व्यक्ति है वो निष्पक्ष तरीके से मुकदमा उसको है वो लड़ा जाए तो उनके लिए 3 अधिकार की व्यवस्था की गई। क्या है, जैसे कोई दोषी व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है जिन पर कोई दोष आरोपित है, ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, उस पर दोष है, क्या दोष है, उस पर दोष है चोरी करने का, या उस पर दोष है कोई लड़ाई झगड़ा करने का, कि आपने वहाँ फलानी जगह मारकूट की, तो उसकी भी अधिकार की व्यवस्था की गई ताकि वो निष्पक्ष रूप से क्या करें, अपनी बात को रखें। उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से ज़्यादा है वो दंड नहीं दिया जाए। एक चोरी के लिए 1 बार से अधिक दंड उसको नहीं दिया जाएगा, 1 बार चोरी की वापस उसको है वो दंड दो नहीं। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून को लागू होने से पहले किया गया अपराधी घोषित नहीं कर सकता। अब जिस समय उसने चोरी की उस समय वह कानून नहीं था और उस चोरी करने के बाद में है वो नया कानून बनाया गया या पहले बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में उस कानून के तहत उसकी सुनवाई नहीं होगी। जबकि इस व्यक्ति ने जो चोरी की थी और उसी समय माना कि चोरी उसने 12 बजे की, तो 1159 पर जो कानून लागू था उसी के तहत उस व्यक्ति को क्या है, सजा दी जाएगी, उसको बैक डेट में नहीं दी जा सकती। आगे बढ़िए, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं किया जा सकता। स्वयं इस तहत के हैं, कोई भी व्यक्ति को है वो न्यायालय ये बाधित नहीं करेगा आप अपने विरुद्ध हैं वो क्या करो, एविडेंस दो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या करेगा, रोकने का कार्य करेगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। क्या किया गया, संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी, किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो कौन से अधिकार को दी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यानी क्या किया जा सकता है, अन्य अधिकारों की रक्षा किया जा सकता है। मैंने बताया था आपको जिस समय टॉपिक पढ़ाया, मैंने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद के, अनुच्छेद 32 में, यानी सभी अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। तो क्या है, उसकी आत्मा है, क्या है, आत्मा है, या क्या है उसका हृदय। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा प्राप्त किया जा सकता है, अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश निर्देश दे सकता है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई। यानी किसी भी तरीके से व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ
तो व्यक्ति क्या है, कोर्ट जा सकता है। इसलिए ये सभी अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करने का काम करेगा बच्चों। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, इसको हृदय का संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कहा कि यदि इसको है वो निकाल दिया जाएगा तो फिर पीछे वो लाश कोई काम की नहीं बचेगी, व्यक्ति है वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। उसी तरीके से संविधान में यदि मूल अधिकारों में आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हटा दिया गया तो सभी जो अधिकार क्या हो जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम के हैं वो नहीं हो जाएंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से हैं वो अधिकार दिए गए, तो कौन से अधिकार दिए गए, मैंने कहा था आपको कि पहले है वो 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 7 है वो मूल अधिकार दिए गए। 7 अधिकार का मतलब यहाँ पर मूल अधिकार, 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से हैं, समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों के लोगों के, अल्पसंख्यक समूह के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद आपके 29 और 30 दोनों में दिए हुए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपके अधिकार 32 में दिया हुआ है। और स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में दिए गए। और ये सभी के सभी जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कहाँ पर दिए हुए हैं, मूल अधिकार दिए हुए हैं संविधान के भाग 3 में। इसलिए इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझ लें। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, समानता का दूसरा है वो स्वतंत्रता का हो जाएगा, ये समानता का। फिर तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक, पांचवा हो जाएगा अल्पसंख्यक और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का। तो ये आप इन अधिकारों को देख लीजिए। आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए। यानी जो संविधान के अंतर्गत हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, समता कहो या समानता कहो, समता कहो या इसको क्या कहो, समानता कहो। तो ये समानता का अधिकार अपने आप में बड़ा अधिकार है। मैंने कहा 14 से 18 तक है वो उसका उल्लेख आया हुआ। तो इसमें कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इसमें कानून के समक्ष हैं वो समानता होगी, यानी कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी भी तरह का है उसके आधार पर है, भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे। फिर कानून का है वो समान संरक्षण होगा। फिर आपका ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर है वो भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा, ये 15 के अंतर्गत है। फिर अवसरों की जो समानता है वो आपका कहाँ पर है, 16 के अंतर्गत है। फिर आपका उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है, यानी किसी भी तरह का भेदभाव छुआछूत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के तहत है वो किसका, समानता के राइट का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आस्था और प्रार्थना की है वो आज़ादी दी हुई है। धार्मिक मामलों के वो प्रबंधन की स्वतंत्रता दी हुई। धर्म के प्रचार की है वो स्वतंत्रता दी हुई है। धर्म के प्रचार प्रसार की और धर्म का विकास करने की, यानी ये बेसिक है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या किया गया बच्चों, उल्लेखित किया गया है कि इन चीज़ों के तहत आपको क्या होगा, धर्म के मामलों के आप प्रबंधन है, आप किसी भी धर्म का है वो पालन करो, उसके तहत राज्य है वो किसी भी तरह का प्रबंध है प्रसार कर दो। और फिर चौथा हो जाएगा क्या, धर्म के विकास। तो ये बातें आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है। आगे बढ़िए, क्या करें, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिया हुआ है। 2 दिए हुए हैं आपका, एक 23 है, कौन से 2 है,
अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, बलात् शर्म का निषेध। बलात् का मतलब क्या हुआ? बलपूर्वक, बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, ठीक है, बलपूर्वक काम नहीं करवा सके। और 24 में वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम पर रोक होगी। तो ये आपका 24 हो जाएगा, सॉरी ये 24 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य और नीतियां क्या? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना। क्या उद्देश्य है उनका? नीति निर्देशक तत्वों का काम है लोगों का कल्याण करना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी स्थापना करना। तो लोगों का कल्याण करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक ही बात है। उसके लिए क्या करोगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करोगे। सामाजिक रूप से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, कोई अमीर किसी भी तरह का है वो ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, जाति व्यवस्था समाप्त होगी। आर्थिक, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। राजनीतिक, यानी राजनीति में सभी को समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। राजनीतिक यानी वह क्या है? चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है, आप भी, आप में क्षमता है तो आप देश के प्रधानमंत्री कल जाके बनोगे। तो ये आपको क्या है? ये नीति निर्देशक तत्वों में दी हुई। फिर जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, ताकि क्या है? लोगों का जीवन स्तर है ऊंचा उठे और अच्छे तरीके से जीवन जिए। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, और ये अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 51 में उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 51 में कि कोई भी देश, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य के संबंध, यानी भारत के अमेरिका के साथ संबंध किस तरह के होंगे, भारत के चीन के साथ, हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का काम है वो करने का काम कौन करेगा? निदेशक तत्व हैं, वो राज्य को आदेश देंगे कि आप क्या करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में कार्य करो। और इसके लिए हम आगे गुट निरपेक्षता की नीति को पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने जो आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में विश्व पटल पर कार्य किया और गुट निरपेक्ष करके एक संगठन बनाया, ताकि सभी देशों के साथ वो अच्छे तरीके से संबंधों को हम क्या कर सके, कायम कर सके। इसके लिए हमने यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ करके एक संगठन है, विश्व के सभी देशों का एक संगठन है, उस संगठन के क्या है, भारत भी उसका सदस्य है। और विश्व के अन्य संगठन G17 है, आसियान है, सार्क है, और इस प्रकार के जो संगठन है, ब्रिक्स हैं, उन संगठनों का भारत भी क्या है, मेंबर है, जो किसको बढ़ावा दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे रहा है। यानी विश्व के सभी देशों में शांति कायम रही, सभी वहां के नागरिकों का, सभी का जीवन स्तर उच्च हो, और समाज के अंतर्गत है वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की धारणा है, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के सिलसिले में वह कॉन्सेप्ट लागू हो, संपूर्ण विश्व में शांति में अभिवृद्धि करें, ताकि विश्व पटल पर शांति व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार हमारा जो मूल अधिकारों का जो चैप्टर था वह कंप्लीट हुआ। नीति निर्देशक तत्वों की बात की, मौलिक कर्तव्यों की बात की, क्या मौलिक कर्तव्य किस तरीके से लागू हो रहे हैं और उनको लागू करने की क्या व्यवस्था है, तो ये हमने मोटे तौर पे बात की। मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप लोगों को ये अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।